अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हमने एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जो है हमारा सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस। इससे पहले जो कानून था सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के हवाले से, वो हमारा जो कानून था वो था द सिंध अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 का एक कानून था जो सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस की जगह पे था। तो इस कानून को सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 27 में रिपील किया गया है। उसको रिपील करके एक न्यू कानून बनाया गया है। ये किस चीज़ के हवाले से है? ये रेंट के हवाले से है। जो लैंडलॉर्ड है या जो टेनेंट है, उसके जो बीच में मामलात हैं, उनके जो रिलेशंस हैं, उनको बरकरार रखने के लिए, या उनके बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाए, लैंडलॉर्ड या टेनेंट मीन्स वो जो किराएदार, जो किराए पे कोई जगह ले रहा है, कोई शॉप ले रहा है, या कोई ऐसा प्लॉट ले रहा है, कोई बिल्डिंग ले रहा है, तो वो बंदा टेनेंट होता है। जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है वो लैंडलॉर्ड होता है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना, उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक कानून पास किया गया था ऑर्डिनेंस के सूरत में 1979 में। ये सिंध में ये जो है हमारा कानून है। आज हम इस कानून की बेसिकली इसके जो हैं सेक्शंस 27 हैं। बहुत ही शॉर्ट कानून है और आज हम सेक्शन 1 से लेकर 8 तक डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो ये एक्ट है, इसका सेक्शन नंबर 1 है। ये कह रहा है कि दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। शार्ट टाइटल में जो सेक्शन 1 है उसमें ही सिंपल ये अपना नाम बता रहा है कि इस एक्ट को सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 कहेंगे। और इसकी जो कमेंसमेंट है, इसकी जो शुरुआत है, ये जो कम इनटू फोर्स में आई है, ये इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये जो है जैसे ही पास हो रहा है उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ये जो है इफेक्ट में आ जाती है। और उसके बाद जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें डेफिनेशंस अमूमन होते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 है यहाँ बिल्डिंग को यहाँ क्यों डिफाइन किया गया है और बिल्डिंग से क्या मुराद है। बिल्डिंग मीन्स एनी बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब क्या है? एनी बिल्डिंग। एनी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का कोई भी पार्ट, एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई भी पार्ट। देयर आर टुगेदर विथ ऑल और फिटिंग्स फिक्सचर्स। उसके टुगेदर हो, जो फिटिंग्स हो, जो फिक्सचर्स हो, टुगेदर बिल्डिंग हो, जब उसके साथ मिले जुड़े हुए हो, जैसे कि फिटिंग्स, fixtures the all fitting there if any and includes any garden, garage, outhouse। अब इसमें कौन से चीज इंक्लूड्स हैं कि बिल्डिंग में कौन से चीज शामिल हैं? गार्डन है, गार्डन बिल्डिंग में आ रहा है, गैरेज है, गैरेज वगैरह है। उसके साथ है क्या? आउट हाउस एंड ओपन स्पेस अटैच्ड और अपार्टमेंट देयर टू एंड ओपन स्पेस। जो अटैच्ड हो, किस चीज से? बिल्डिंग से अटैच्ड हो। बिल्डिंग का लफ्ज जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो उससे मुराद ये है कि एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, या उसका पार्ट, या उससे अटैच्ड कोई भी ऐसी चीज, फिटिंग, फिक्सचर, या जो उसमें स्पेस आएगा, उसके अंदर जो पार्क आएगा या गैरेज आएगा या कोई गार्डन आएगा, वो हमारे बिल्डिंग में इंक्लूड होगा। ये बिल्डिंग की डेफिनेशन हमें
डेफिनेशन क्लास में इस तरह जो है बताई गई है। कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर जो है सेक्शन 4 में अपॉइंट होता है, जो सेक्शन 4 के मुताबिक कह रहा है, मीन्स अ कंट्रोलर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 एंड इंक्लूड अ पर्सन working as a controller immediately before coming into force of this ordinance। जो कंट्रोलर अंडर सेक्शन 4 में अपॉइंट होगा वो हमारा कंट्रोलर होगा, या जो है इसके बाद आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट कोई भी ऐसा बंदा जो कंट्रोलर की जगह पे ऐसा कोई कंट्रोलर का काम कर रहा है तो वो बंदा भी क्या होगा? कंट्रोलर ही कहलाएगा। ठीक है, आगे हम कंट्रोलर की क्वालिफिकेशन वगैरह जो सेक्शन 4 में है वहाँ उसका डिटेल दिया गया है कि उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होगी, वो कौन से मैटर्स को सॉल्व करेगा, वो कौन बंदा होगा, कब आएगा, कितने टाइम होगा, मतलब कि उसकी जो है पूरी डिटेल उधर बताई गई है। उसके साथ है फेयर रेंट, मीन्स अ फेयर रेंट ऑफ एनी प्रीमिसेस डिटरमाइंड बाय कंट्रोलर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। फेयर रेंट क्या है? जो डिटरमाइंड बाय, जो डिटरमाइन किसने किया है? जो कंट्रोलर ने क्या किया है, डिटरमाइन किया है, वो फेयर रेंट है। डिटरमाइंड बाय कंट्रोलर, उसको क्या कहेंगे? फेयर रेंट। कि भाई ये फेयर रेंट से ऊपर आप जो है ना हायर चार्ज नहीं कर सकते टेनेंट से। टेनेंट वो जो किराएदार है। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट मीन्स सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि यहां ये नाम से ही शो हो रहा है कि सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस ये सिंध के लिए है, सिंध का लोकल लॉ है। लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ पहले है लैंड। लैंड और स्पेस मीन्स अ लैंड और ओपन स्पेस नॉट बीइंग एग्रीकल्चर लैंड or a land open space attached or apart to any building। Land means land, open space जो अपार्टन टू लैंड हो बट नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चरल लैंड। जो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड वो इस डेफिनेशन में नहीं आएगी। यहाँ स्पेशल क्या है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आएगी। यहाँ जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि लैंड का मतलब कि कोई भी लैंड ओपन स्पेस नॉट बीइंग एग्रीकल्चरल लैंड और अ लैंड और ओपन स्पेस अटैच्ड और अपार्टन टू द एनी बिल्डिंग, वो लैंड जो कि कोई किसी भी बिल्डिंग में क्या हो, अपार्टमेंट हो, तो वो क्या है? लैंड है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मींस द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा वो लैंडलॉर्ड तस्वुर किया जाएगा, वो लैंडलॉर्ड होगा। मींस द ओनर ऑफ प्रीमिसेस। प्रीमिसेस यहाँ जो है ना लीगल वर्ड में कानूनी जो अल्फाज हैं वो कुछ चेंज हैं। ऐसा कोई भी प्लेस हम कहते हैं ना, कोई भी जगह को प्लेस कहते हैं, मगर यहाँ जो सिंध रेंटेड प्रीमिसेस के हवाले से अगर बात करें तो प्रीमिसेस किसी जगह को कहते हैं, कोई भी प्रीमिसेस। तो यहाँ लफ्ज़ यूज़ हो रहा है कि लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ द प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मीन्स वो जगह, उस जगह का जो मालिक होगा वो लैंडलॉर्ड तस्वुर किया जाएगा, वो लैंडलॉर्ड होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। लैंडलॉर्ड मीन्स ओनर ऑफ द प्रीमिसेस, ओनर ऑफ प्रीमिसेस। उसके बाद है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में क्या आएगा? एक तो ओनर खुद, इसकी वाइफ अगर हस्बैंड लिखें, हस्बैंड, डॉटर, सन, ये किस चीज़ में आएंगे? पर्सनल यूज़ में। ये पर्सनल यूज़ का आगे एक इस्तेमाल है, आगे इसकी जो है एक जो है
अगर जैसे कि कोई भी बंदा अगर अपनी प्रॉपर्टी से किसी को जो इविक्ट करना चाह रहा है कि आप भाई चले जाओ, ग्राउंड क्या है कि भाई हम पर्सनल यूज़ करेंगे, पर्सनल यूज़ के ग्राउंड के हवाले से फिर ये पर्सनल जो है यूज़ की डेफिनेशन देखेंगे कि वो खुद यूज़ कर रहा है, उसकी बेटी यूज़ कर रही है, या उसका बेटा यूज़ कर रहा है, या उसकी बीवी जो है वो यूज़ कर रही है। तो ये बंदे होंगे तो पर्सनल यूज़ की डेफिनेशन में आएंगे। उसका भाई या उसका बाप दादा या ऐसा कोई भी रिलेशन में आए तो फिर वो पर्सनल यूज़ में इंक्लूड नहीं होगा। प्रेमिसेस, यहाँ प्रेमिसेस को डिफाइन किया है इन्होंने कि मीन्स अ बिल्डिंग और अ लैंड लेट आउट ऑन रेंट बट डज नॉट इंक्लूड अ होटल। होटल जो होगा वो जो है प्रेमिसेस में इंक्लूड नहीं होगा। प्रेमिसेस मीन्स अ बिल्डिंग और लैंड, कोई भी बिल्डिंग, लैंड लेट आउट ऑन रेंट, जो रेंट पे दिया हुआ हो वो प्रेमिसेस है, बट नॉट होटल। होटल इसमें इंक्लूड नहीं है। रेंट क्या है? रेंट इंक्लूड वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड सच अदर चार्जेस व्हिच आर पेएबल बाय द टेनेंट बट आर अनपेड। जो अनपेड चीज़ें हैं, जो पे नहीं की गई हैं, किसको? लैंडलॉर्ड को। कि उसमें कौन से चीज़ इंक्लूड हैं? वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो पेएबल हो लैंडलॉर्ड को बाय द टेनेंट, उसको कहते हैं रेंट चार्जेस, पेएबल टू द लैंडलॉर्ड। जो अनपेड हो उसको क्या कहेंगे? रेंट कहेंगे। टेनेंट कौन है? मीन्स एनी पर्सन हु अंडरटेक्स आर इज बाउंड टू पे रेंट। वो बंदा जो किराएदार को क्या कहते हैं? टेनेंट। किराएदार कौन है? टेनेंट है। उसमें कौन कौन बंदे आएंगे? अगर वो किराएदार खुद मर जाता है, उसके जो लीगल हेयर्स बाद में उसके होते हैं वो फिर टेनेंट कंसिडर किए जाएंगे। अर्बन एरियाज क्या है? मीन्स an area within jurisdiction of town committee, municipal corporation or metropolitan corporation। तो अर्बन एरियाज जो म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटी, ये जो सिटी में मामलात होते हैं, सिटी वाले, वो अर्बन एरियाज में होते हैं। जो सिटी की जुरिस्डिक्शन होती है वो अर्बन एरियाज में, जो सिटी से बाहर होती है वो रूरल एरियाज में। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की, वो टाउन में है। जो टाउन के जगह हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आ रहे हैं, जो टाउन कमेटी में आ रहे हैं, तो वो उनके। सेक्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एप्लीकेबिलिटी। पहले हम थोड़ा इसको इरेज कर लें। कि एप्लीकेबिलिटी सेक्शन नंबर 3, एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 3, कि जो इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी वो होगी अर्बन एरियाज में। विद इन अर्बन एरियाज जो हो, जो सिचुएटेड प्रॉपर्टी हो, कहाँ हो? जो अर्बन एरियाज में हो। अर्बन एरियाज में हो या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट। अब ये जो एक्ट है, सूबाई जो कुछ भी लेन देन हो सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से,
तो फिर ये उन पे अप्लाई नहीं होता। और कुछ जो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये चाहे कुछ चीज़ें जैसे कि कोई कुछ जगह कोई तो वो कर सकती है एक्सक्लूड इस एक्ट से। क्लास 2 में गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड एनी क्लास ऑफ प्रेमिसेस, एनी क्लास ऑफ प्रेमिसेस में बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड क्या किया जा सकता है, एनी क्लास ऑफ प्रेमिसेस, प्रेमिसेस को एक्सक्लूड किया जा सकता है इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से। तो ये कहा जा सकता है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू कि भाई ये जो एरियाज़ हैं भले वो टाउन का मेटी में भी आती हूँ फिर भी इस एरियाज़ पे सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर वो जो नोटिफिकेशन होगी वो सुपरसीड करेगी इस एक्ट को। सेक्शन 4 में है कंट्रोलर। कंट्रोलर सेक्शन 4, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होगा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 1 कंट्रोलर अपॉइंट होंगे तो वहाँ उन कंट्रोलर्स के जुरिस्डिक्शंस जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको डिफाइन किया जाएगा कि आपके जुरिस्डिक्शन कहाँ हैं और आपके जुरिस्डिक्शन किस एरिया से कहाँ तक हैं। इसी तरीके से अगर आप स्टेचू वर्डिंग देखेंगे तो सिंपल यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट में अपॉइंट। कौन करेगा अपॉइंट, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कि इन एनी डिस्ट्रिक्ट इफ मोर देन 1 कंट्रोलर इज अपॉइंटेड इन सेम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शैल डिफाइन लोकल लिमिट्स of which each of such controller shall exercise jurisdiction, provide the controller working immediately before coming into force of this ordinance shall continue to exercise respect to territory jurisdiction until it has been altered by government। कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा कंट्रोलर है, जो हमने कंट्रोलर की डेफिनेशन पहले पढ़ी थी कि वो बंदा जो अपॉइंट हो सेक्शन 4 में, या वो बंदा जो इस एक्ट के आने से पहले या उसके बाद फौरन अगर वो उसी जगह पे काम कर रहा है कंट्रोलर की जगह पे, तो उसको अपना जाहिर है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पता होगा, वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो अब जब तक गवर्नमेंट की तरफ से वो अल्टर नहीं किया जाएगा तो वो जो है अपना जो उसकी जुरिस्डिक्शन है वो ही अज्यूम की जाएगी कि ये अब इसकी जो पहली सी जुरिस्डिक्शन है वही होगी जब तक वो अल्टर ना किया जाए बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात है कि कंट्रोलर कौन बन सकता है। कोई भी सिविल जज हो जिसका एक्सपीरियंस 3 इयर्स हो, 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है कंट्रोलर बन सकता है। जो अमूमन सीनियर सिविल जज होते हैं उनको जो है एज अ कंट्रोलर बनाया जाता है बाय द गवर्नमेंट। सेक्शन 4 की तरफ सेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं कि सेक्शन 5 क्या कह रहा है। सेक्शन 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कि जब ये जगह का मामला होगा, प्रीमिसेस का मामला होगा, टेनेंट जब भी लैंडलॉर्ड से वो जगह लेगा तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जगह के लिए। विदाउट एग्रीमेंट वो जगह नहीं दिया जा सकता, नहीं ना वो लिया जा सकता है। एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अंडर सेक्शन 5 क्या कह रहा है, द एग्रीमेंट बाय विच अ लैंडलॉर्ड लेट्स आउट एनी प्रीमिसेस टू टेनेंट शैल बी इन राइटिंग। जो एग्रीमेंट होगी इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग। एग्रीमेंट जो हो वो राइटिंग में होना चाहिए। यहाँ शल का लफ्ज यूज किया हुआ है कि एग्रीमेंट जो है
एनी हाउ आपको जो है राइटिंग में ही करनी है। और क्या है कि राइटिंग, इफ सच एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इट शैल बी अटेस्टेड बाय। पहली बात तो जो एग्रीमेंट होते हैं, जो 11 माह से ऊपर के एग्रीमेंट होते हैं, वो रजिस्ट्रेबल होते हैं बाय द रजिस्ट्रार अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के मुताबिक। सेक्शन 17 में क्या डिफाइन किया हुआ है कि जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको एनी हाउ रजिस्टर करना है, अगर आपको कोई भी चीज़ रजिस्टर करवानी है तो अगर उसकी एग्रीमेंट बिटवीन 11 माह से ऊपर की होगी, साल की होगी, साल से ऊपर की होगी, तो वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो जाएगा और उसको रजिस्ट्रार से आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की जो फीस जो है वो भी आपको देनी पड़ेगी। कह रहा है कि अगर वो डॉक्यूमेंट आप अब जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल में नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा। कह रहा है कि फिर उसको क्या क्या होगा, इट शैल बी अटेस्टेड बाय साइंड बाय सील्ड विथ सील ऑफ कंट्रोलर। अटेस्ट किया जाएगा, अटेस्टेड, साइंड, सील्ड, किससे, बाय कंट्रोलर। अगर वो क्या है, नहीं है, अगर वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उसको कंट्रोलर के पास लेके जाना है, कंट्रोलर से आपको अटेस्ट करवाना है, सील करना है और उसको क्या करना है, साइन करवाना है। इट शैल बी अटेस्टेड बाय, साइंड बाय एंड सील्ड विथ सील ऑफ कंट्रोलर। जो कंट्रोलर की मोहर होगी उसको सील करके देना है। within whose jurisdiction the premise is situated or any civil judge or first class magistrate। ये जिसकी प्रीमिसेस में आएगा, within whose jurisdiction, जिसकी जुरिस्डिक्शन में आएगा वो जगह, जो प्रीमिसेस जिस जगह में आएगा उससे करवाना है, या वहां के एरिया के सिविल जज से या जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उससे आपको साइन सील्ड करवाना है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके साथ है कि where an agreement by which a landlord lets out any premises to a tenant is a compulsory registrable on any law for time being in force, a certified copy of registered deed, and where the agreement is not so registrable, the original deed duly attested by subsequent shall be produced and accepted in proof of relationship of landlord and tenant, provided nothing in this section shall affect। कि वो जो अगर वो रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो जो ओरिजिनल उनका ड्यूली अटेस्टेड रजिस्ट्रेबल ओरिजिनल डीड ड्यूली अटेस्टेड, जो ओरिजिनल डीड होगी, जो ड्यूली अटेस्टेड है, वो एक प्रूफ होगा उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट के हवाले से। तो सेक्शन 5 सिंपल क्या कह रहा है कि एग्रीमेंट होगी टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के बीच में कि वो कितने माह का है, वो कंडीशंस उसमें जो है दर्ज की जाएंगी। और अगर वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है तो रजिस्ट्रार से आप सेक्शन 17 के मुताबिक, 17 मीन्स 17 के मुताबिक आप क्या करेंगे, वो रजिस्टर करवाएंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको कंट्रोलर के पास जाना है, साइन सील्ड एंड सिग्नेचर उसको करवाना है। अगर कंट्रोलर भी नहीं है उस एरिया के हवाले से तो फिर उस एरिया के सिविल जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से आप ये काम भी करवा सकते हैं। हायर रेंट नॉट चार्जेबल, सेक्शन 6 में बताया गया है टेन्योर ऑफ टेनेंसी। टेन्योर ऑफ जो टेनेंसी है, जो उनका जो पीरियड होगा कि वो कितने टाइम के लिए जो एग्रीमेंट होगा, या टेनेंट या लैंडलॉर्ड आपस में अगर जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो जो टेनेंसी होगी वो कितने टाइम के लिए होगी, टेन्योर उसकी क्या होगी। वो जो पिछला लॉ था उसमें सेक्शन 6 में जो है उसको बताया गया है, यहाँ तो नहीं बताया गया है, मगर अगर टेन्योर की आपसे बात की जाए तो टेन्योर जो है म्यूचुअली जो है कंसेंट से होती है।
दोनों पार्टीज म्यूचुअली कंसेंट होके वो टेन्यूर लिखते हैं, तो 11 माह का है, 8 माह का है, 9 माह का है, वो टेनेंसी का जो टाइमिंग है, वो पीरियड है, वो खुद लिखते हैं। हायर रेंट नॉट चार्जेबल, के जो कंट्रोलर से या म्यूचुअली एग्री हुए हैं पार्टीज का मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट म्यूचुअली एग्री हैं कि अब ये जो प्रीमिसेस है हमें 10,000 में देना है, या ये डिटरमाइन किया है कंट्रोलर ने ये 10,000 किया जाएगा, कुछ चीज़ें उन्होंने कंसीडर करके। तो अगर 10,000 से चार्जेस ऊपर ली जाएंगी तो ये हायर चार्जेस में आएगा, ये फेयर रेंट में नहीं आएगा। किस चीज़ में आएगा? हायर चार्जेस। सेक्शन जो 7 है, 8 है, 7 है, हायर रेंट नॉट चार्जेबल, वो चार्जेबल नहीं है, वो नहीं लिया जा सकता। जो टेनेंट है उससे हायर चार्जेस नहीं लिया जा सकता, हायर रेंट नॉट चार्जेबल। हायर रेंट नॉट चार्जेबल अंडर सेक्शन 7 क्या है कि नो लैंडलॉर्ड शैल चार्ज और receive rent in respect of any premises at the rate higher than that mutually agreed upon the parties, and if the fair rent has been fixed by controller in respect of such premises at the higher rent than fair rent। सिंपली ये बताया है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में ये म्यूचुअली एग्री हुए हैं, इतना हमें लैंडलॉर्ड कह रहा है कि मुझे 10,000 चाहिए, टेनेंट भी राजी हो गया है कि 10,000 ही मैं आपको दूंगा। अब 10,000 से ऊपर नहीं ले सकता कौन? लैंडलॉर्ड। या वो 10,000 फिक्स किसने किए हैं? कंट्रोलर ने। तो फिर भी ये ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, ये जो है फेयर रेंट है, इसलिए जो है हायर रेंट चार्जेबल नहीं होगा सेक्शन 7 के मुताबिक। 8 में फेयर रेंट की बात है कि फेयर रेंट को कैसे कंसीडर करना है, उसको उसके हवाले से कौन से वो चीज़ें हैं उनको देख के फेयर रेंट को जो है फेयर रेंट को डिटरमाइन करेगा। कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। मगर वो फेयर रेंट का जो तरीक़ेकार होगा वो कंट्रोलर किस हवाले से, वो कौन से चीज़ें हैं जिनको जो है कंसीडरेशन में लेगा। यहाँ लिखा हुआ है रेंट प्रीमिसेस आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को देख के वो जो कंट्रोलर होगा वो जो है चार्जेस जो होंगे फेयर रेंट के हवाले से वो डिटरमाइन करेगा। फेयर रेंट अंडर सेक्शन 8 कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख के ये डिटरमाइन करेगा, कौन से वो फैक्टर्स हैं कि ये जो है हमारा फेयर रेंट है। रेंट ऑफ द सिमिलर प्रेमिसेस, कौन से प्रेमिसेस का रेंट देखेगा? रेंट ऑफ सिमिलर प्रेमिसेस, उस जैसी कोई और प्रेमिसेस उसी ही लोकल एरिया में और देखेगा कि अगर उस पड़ोस में उसी गली में एक जगह है जिसके 2 कमरे हैं, टाइल्स मार्बल है, ये भी इसी ही तरीके से है, सिमिलर है, उसका 10,000 है तो इसका भी 10,000 होना चाहिए, इसका क्यों ऊपर है? तो वो किस चीज़ को देखेगा? सिमिलर प्रेमिसेस के हवाले से देखेगा। और इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस इन सेम और एडजॉइंटिंग लोकेलिटी, लोकेलिटी में ही उसी एरिया में देखेगा, उस चीज़ को भी देखेगा कि इसी एरिया में है या इसी दूसरे एरिया में आ रहा है। राइज इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी देखेगा, इस पे जगह पे कितना खर्चा किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेगा। उसके साथ इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस अगर इम्पोज हो रहे हैं उस जगह पे तो वो टैक्सेस को भी जो है मद्देनज़र रखेगा। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रीमिसेस, जो उसके ऊपर टैक्स लेव्ड होगा जगह का, वो भी देखा जाएगा। टैक्स लेव्ड हो रहा है, इस फैक्टर्स को देख के ये फेयर रेंट को कंट्रोलर डिटरमाइन करेगा। इससे ज़्यादा वेयर इन एडिशन टू और इम्प्रूवमेंट एनी प्रीमिसेस हैज़ बीन मेड बाय
made or any tax or other public charge has been levied in enhanced, reduced, or withdrawn respect thereof, the fixes such as lifts or electric or fittings have been provided there and subsequent to determine of the fair rent of such premises. The fair rent shall not, the provision of section 9, be determined or as case may be revised after taking such change into consideration. तो ये हमारे कुछ थे फैक्टर्स थे। इन फैक्टर्स को देख के जो है वो कंट्रोलर क्या करेगा, फेयर रेंट को ही डिटरमाइन करेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।